नमस्ते। सहकारी संघवाद मिथक अथवा यथार्थ, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मिथ और रियलिटी। संसार की सबसे प्राचीन संस्कृति से समृद्ध भारतीय भूभाग एक महाद्वीप की तरफ विशाल और अनेक विविधताओं से भरा है। यहाँ से अनेक भाषाओं को बोलने वाले, विभिन्न धर्मों को मानने वाले तथा अलग अलग निर्जातीय समूह के लोग परस्पर सौहार्द एवं सहिष्णुता के साथ निवास करते हैं। इन विविधताओं से ओतप्रोत होते हुए भी भारतीय धारा के निवासियों में कई अद्भुत समानताएं पाई जाती है, जहां साझी जमीन के साथ साथ इस धारा के लोगों का एक साथ इतिहास एवं समृद्ध झांसी विरासत है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस भूभाग के लोग संघीय ढांचे पट्टी की प्रजातांत्रिक राजनीति के द्वारा एक सूत्र में बंधे हुए हैं। मध्यकालीन राजतंत्र व्यवस्था और 200 वर्षों के औपनिवेशिक शासन के उपरांत जब देश स्वतंत्र हुआ और देश में एक सुसंगठित ढांचे में पिरोने के लिए संविधान सभा बैठी, तो उसके सम्मुख यह चुनौती थी कि इन विविधताओं से परिपूर्ण देश को किस प्रकार के शासन प्रशासन की एक सर्वस्वीकृत माला में पिरोया जाए। इन बड़ी चुनौती के समाधान स्वरूप संविधान के माध्यम से भारत में संघवाद की स्थापना की गई। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। इसमें एक व्यवस्था प्रांतीय स्तर की होती है और दूसरी केंद्र स्तर की। हालांकि भारत में स्थानीय शासन के रूप में इसका एक तीसरा स्तर भी स्थापित हो चुका है। संघवाद के उन्नत रूप सहकारी संघवाद का आशय देश के निवासियों को कल्याणकारी शासन प्रणाली करने हेतु केंद्र व राज्यों द्वारा आपस में सहयोग स्थापित करना। इसी का एक अन्य रूप है प्रतिस्पर्धी संघवाद, जिसका अर्थ है लोगों के कल्याणकारी शासन देने के लिए राज्यों का आपस में प्रतिस्पर्धा करना। भारत में संघवाद के दोनों उन्नत रूप हैं, सहकारी और प्रतिस्पर्धी। 1931 ईस्वी में उन्हें उदारवाद, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपनाने के बाद दिखाई देने शुरू होते हैं और वर्तमान में भारतीय संघवाद संघीय संरचना के प्रत्येक घटक लक्ष्य की प्राप्ति में संलग्न है। इसे एक शब्द में समझना आसान होगा कि भारत की संघीय संरचना टीम इंडिया के रूप में परिवर्तित होती रही है। सरकारी संघवाद भारत के लिए जरूरी क्यों है? अब इसका विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि भारतीय समाज में व्याप्त क्षेत्रीय और भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भी राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं में इस बात की सहमति थी कि भारत जैसे विशाल देश को शासन करने के लिए संघीय प्रणाली उपयुक्त होगी। उन्होंने विविधताओं का ज्ञान था और उनका मानना था कि इन विविधताओं को मान्यता देने की आवश्यकता है। विभिन्न क्षेत्रों और विविध भाषी लोगों को सत्ता में सहभागी बनाना तथा सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वशासन का अवसर मिलना चाहिए। अगर हमारी मंशा लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने की थी तो उन बातों को लागू करना अनिवार्य था जिससे विविधताओं का समावेशीकरण हो सके। अतः संविधान सभा ने भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संघीय व्यवस्था को अंगीकृत किया। संविधान सभा ने ऐसे सरकार के गठन का निर्णय लिया जो केंद्र और राज्यों के आपसी सहयोग और एकता तथा राज्यों के बीच अलग अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित हो। भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध सहयोग पर आधारित होगा। इस प्रकार विविधता को मान्यता देने के साथ ही हमारा संविधान एकता पर बल देता है। इसलिए भारतीय संघवाद में फेडरेशन शब्द का नहीं बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। केंद्र व राज्य स्तर पर अलग अलग सरकारों की बात स्वीकृत की गई है। केंद्र व राज्य सरकारों के स्पष्ट कार्य क्षेत्र हैं तथा सूचियों के द्वारा उनके बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर दिया गया। साथ ही यदि दोनों के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसा प्रावधान किया गया है कि न्यायपालिका संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप विवाद की सुनवाई करेगी तथा निष्पक्ष फैसला करेगी। संविधान में निहित इन संरचनाओं ने भारत में सहकारी संघवाद की नींव स्थापित की। अब प्रश्न उठता है कि संविधान निर्माण से लेकर अब तक की यात्रा में भारत में सहकारी संघवाद कितना मिथक साबित हुआ और कितना यथार्थ। पहले अगर ऐतिहासिक विश्लेषण की बात करें तो हम पाते हैं कि भारतीय संघवाद पर राजनीतिक प्रक्रिया की परिवर्तनशील प्रकृति का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। शुरुआती वर्षों में जब केंद्र और राज्यों दोनों में कांग्रेस पार्टी का सर्वोच्च था, तब नए राज्यों के गठन की मांग के अलावा केंद्र और राज्यों के बीच संबंध शांतिपूर्ण और सामान्य रहे। समय गुजरने के साथ साथ कांग्रेस के वर्चस्व में कमी आई और राज्यों में विरोधी दलों के सत्ता में आने के बाद केंद्र और राज्यों के बीच तनाव उत्पन्न होना शुरू हुआ तथा राज्यों को और ज़्यादा शक्ति तथा स्वायत्तता देने की मांग बलवती हुई। राज्यों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल सत्तारूढ़ हुए। इससे राज्यों का राजनीतिक कद बढ़ा, विविधता का आदर हुआ और परिष्कृत रूप में संघवाद की शुरुआत हुई। स्वायत्तता का मामला राजनीतिक रूप से और भी महत्वपूर्ण होता गया, किंतु इस प्रक्रिया में कई ऐसे उदाहरण हैं राजनीतिक वाद विवाद उत्पन्न हुए जिससे भारतीय संघवाद एक मिथक साबित होता हुआ दिखाई देने लगा। सबसे अधिक विवाद अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में
का लागू किए जाने वाले राष्ट्रपति शासन और राज्यों में केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल की भूमिका को लेकर हुआ। ऐसा देखा गया है कि यदि केंद्र और राज्य दोनों में अलग अलग दल की सरकारें हो तो राज्यपाल की भूमिका केंद्र के एजेंट के रूप में अधिक और संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप कम हो रही। ये राज्य सरकारों ने अक्सर यह आरोप लगाया कि राज्यपाल के माध्यम से उसके कार्यों में केंद्र सरकार राज्यपाल के माध्यम से उनके कार्यों में अनुचित हस्तक्षेप कर रही है। ऐसे ही अनुच्छेद 356 का संवैधानिक सीमाओं से परे जाकर संकीर्ण राजनीतिक हितों की पूर्ति हेतु एक बदले की राजनीति के तहत किया गया। केंद्र व राज्य संबंधों से संबंधित सहकारिता आयोग ने भी इसी समस्या को रेखांकित किया था और इसके समाधान के उपाय भी सुझाए थे, किंतु उन पर अमल नहीं किया गया। ऐसे ही अखिल भारतीय सेवाओं के मामले में राज्य सरकारें बहुत संतुष्ट नहीं रही। इन सेवाओं को राज्य सरकारों ने अपने मामले में केंद्र का गैर जरूरी हस्तक्षेप माना। तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित राजमन्नार समिति ने इन सेवाओं को खत्म कर देने का सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त नदी जल विवाद एक बड़ा मुद्दा रहा जिसने भारत में सहकारी संघवाद की भावना पर बहुत चोट की। चाहे वह कावेरी नदी जल विवाद हो या कृष्णा कावेरी नदी विवाद हो या हाल में चर्चित सतलज नदी जल विवाद, यह एक वैसा विषय रहा जिसका सर्वस्वीकृत समाधान अभी तक नहीं ढूंढा जा सका है। ऐसे ही केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का एक महत्वपूर्ण विषय वित्तीय राज्यों का मानना और राज्य ज़्यादातर वित्त उपयोगी संसाधनों और महत्वपूर्ण कर स्रोतों पर केंद्र सरकार का कब्जा है। आर्थिक सुधारों के बाद आय के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभरे सेवा कर को भी केंद्र में हथिया लिया। इन सब बिंदुओं के अतिरिक्त इकहरी नागरिकता समूह समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्रीय कानूनों को भी वरीयता, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में समाहित होना, संसद को नए राज्यों के निर्माण और उनकी सीमाओं में परिवर्तन से संबंध अधिकार ऐसे कई विषय हैं जो संघवाद की मूल भावना से साम्यता नहीं स्थापित करते हैं। अब यदि हम सहकारी संघवाद के यथार्थ होने के पक्ष की बात कर पाएंगे कि भारत में सहकारी संघवाद की भावना प्रबल रूप में स्थापित है और समय के साथ यह भावना अटूट होती जा रही है। अगर हम बिंदुवार विश्लेषण करें तो देख सकते हैं कि जो विषय संघवादी भावना के विपरीत रहे उनका समय के साथ उचित समाधान भी तलाश लिया गया। मसलन अगर हम राष्ट्रपति शासन और राज्यपाल की भूमिका के बारे में बात करें तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इंदिरा साहनी और बोमई केस में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के बाद इन प्रावधानों का गैर संवैधानिक प्रयोग लगभग समाप्त हो गया है और यदि इन प्रावधानों के अनुचित प्रयोग करने का दुस्साहस केंद्र सरकार ने किया तो भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन संबंधों में न्याय किया गया। पिछले वर्ष उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में घटित राजनीतिक घटनाक्रम से यह बात पूर्णतः साबित होती है। इसके साथ ही राज्यों का एक बड़ा विरोध योजना आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर था कि राज्य आयोग अपनी प्रकृति में केंद्रीकृत है और संविधान के संघात्मक ढांचे के विपरीत। राज्यों के इस विरोध को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग का गठन किया गया जिसमें राज्यों की भूमिका को महत्वपूर्ण बना दिया गया। इसकी गवर्निंग काउंसिल में सभी मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया और नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन में राज्यों की भूमिका बढ़ा दी गई। इसके अलावा राज्यों के वित्तीय मामलों को लेकर जो शिकायतें थी उन्हें 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकृत देकर दूर कर दिया गया। इसके तहत केंद्रीय राज्यों में केंद्रागारों में राज्यों की हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर 42% कर दी गई जिससे राज्यों को प्राप्त होने वाली आय में व्यापक वृद्धि हुई। इसके साथ ही जीएसटी कानून को मान्यता मिलने से पूरे देश में एक समान कर संरचना स्थापित हो जाएगी जो आर्थिक लिहाज से सरकारी संघवाद के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इन सब के अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारों का न होना, कई मजबूत क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व, राज्यसभा की प्रभावकारी भूमिका, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका आदि का होना आदि एक ऐसी व्यवस्थाएं जो सहकारी संघवाद के सतत उत्थान की गति को बाधित नहीं होने देंगी। सहकारी संघवाद अपने यथार्थ रूप में निस्संदेह स्थापित है। यही इस तथ्य से पुष्ट होता है कि स्वतंत्र प्राप्ति से लेकर अब तक की यात्रा में संघवाद समय के साथ मजबूत होता गया और ऐसी स्थिति कभी नहीं आई कि संघवाद के विरुद्ध अलगाववाद को स्वीकृति मिल रही हो। किंतु अब जरूरी हो गया है कि सरकारी संघवाद की एक श्रेष्ठ भारत की भावना का वर्णन करें। इस संबंध में केंद्र सरकार के लिए यह जरूरी है कि वह राजनीति को शासन से पृथक कर सभी राज्यों में बराबरी का व्यवहार करे, अच्छा प्रदर्शन कर रहे राज्यों को और अधिक प्रोत्साहन दे तथा पिछड़े राज्यों को संभव सहायता देकर उनके पिछड़ेपन को दूर करे। वहीं राज्यों के स्तर पर यह जरूरी है कि वहाँ के सरकारी केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और पारदर्शी तथा उत्तरदायी शासन की स्थापना करें। इन प्रयासों से ही संविधान निर्माताओं के सहकारी संघवाद का स्वप्न लगातार यथार्थ रूप ग्रहण करता चला जाएगा। थैंक यू।